नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा जो है अब वो कोच्चि में है। कोच्चि से आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे कर्नाटक की ओर, और उसके बाद आप जानते हैं कि कश्मीर तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले जो है ये कोच्चि का है, और इस यात्रा के अगर कहें कर्ता धर्ता वो हमारे साथ हैं, यानी दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कि इस यात्रा के बारे में बहुत सारी बातें होती रही और कहा जाता रहा कि कांग्रेस को पदयात्रा करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी इसकी चर्चा नहीं हुई। अचानक जब चर्चा हुई तो एक तूफान सा आ गया है, क्या कहेंगे? उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा, सोनिया जी ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करेंगे। उसी वादे को निभाने के लिए ये यात्रा हो रही है। तो वादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात तो हुई थी, ये घोषणा हुई थी, लेकिन अब एक पदयात्राओं के बारे में कई और भी घोषणाएं हो गई हैं। एक पदयात्रा गुजरात से भी निकालने की बात हो रही है, जो अगले साल शायद निकले, लेकिन उससे पहले असम से एक पदयात्रा निकलेगी। एक पदयात्रा उड़ीसा में भी 2300 किलोमीटर की होगी। इस पदयात्रा से आप लोगों को अभी तक जहां तक पहुंचे हैं क्या कुछ मिल पाया है? ये मिलने या खोने की बात नहीं है। देश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है, न्यायपालिका से उठता जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए कानून है, कुछ लोगों के लिए कानून नहीं है। ये भावना जो है देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए इसको आप किसी राजनीति से, चुनाव से न जोड़कर देश इसकी आवश्यकता को समझिए और उसी आवश्यकता के आधार पर ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। जिससे कि कांग्रेस पार्टी में जो पदयात्रा निकल रही है उसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसका ये मूल कारण है। एक लंबा अनुभव रहा है आपका पदयात्रा का, और इस पदयात्रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि सब पूरी प्लानिंग आपकी है। कैसे दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जो प्लानिंग, एक लंबा सफर है, कैसे की आपने प्लानिंग क्या? और थोड़ा, क्योंकि जो पैदल यात्री चल रहे हैं, जो भारत यात्री हैं, थोड़ा सा अनुभव साझा करें। कोई भी एक व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, उसके लिए टीम लगती है, और टीम हमें अच्छी मिली है और सब ने अपना कर्तव्य निभाया है। उसी का प्रतिफल है कि जो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी वो 2 अक्टूबर के बजाय 7 सितंबर से शुरू हो गई। तो हमें समय कम मिला, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी तक तो सही रास्ते पे चल रही है। कहा यह भी गया कि इस यात्रा के द्वारा राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, कितनी सच्चाई? राहुल गांधी जी को 2004 में ही लॉन्च हो चुके हैं। हाँ, भाजपा ने, संघ ने उनके खिलाफ बेमतलब को झूठी सच्ची खबरें छापकर उनकी एक इमेज बिगाड़ी, की छवि बिगाड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी ने, जिसे कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, वो करके दिखा दिया कि आप जो कहते वो मैं नहीं हूँ। राहुल गांधी को लेकर के खैर बहुत सारी बातें होती हैं। एक अभी चुनाव का वक्त भी है। चुनाव यानी मैं गुजरात चुनाव की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात कर रहा हूँ, और हिमाचल प्रदेश और गुजरात नहीं जाना, क्या कारण? क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर हिमाचल या गुजरात इस यात्रा को क्यों नहीं ले? बात यह है कि दोनों चुनाव जो हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी प्रचार करने जाएंगे, और उतने दिनों के लिए यात्रा जहां है वहां थम जाएगी। जहां तक गुजरात क्यों नहीं गई, हिमाचल क्यों नहीं, हिमाचल तो जा रही है, एक हिस्से में जा रही है। क्योंकि जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालना है तो वो जिगजैग होके तो नहीं जा सकती, सीधा रास्ते ही जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन राज्यों से हमारी यात्रा निकल रही है उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी, उन राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा। एक सवाल साहब, क्या 30 सितंबर से पहले
हाँ, तो क्योंकि परसों रेस्ट डे है तो राहुल जी शायद सोनिया जी से मिलने के लिए दिल्ली यही है, राहुल जी यहीं पर ही है। अच्छा, राहुल जी यहीं हैं। लेकिन एक बात आप ये जरूर कह रहे हैं कि जो रेस्ट डे होगा उस दौरान जब जब यात्राएं रुकेंगी उस दौरान राहुल जी जाएंगे दूसरे राज्यों में, जहां चुनावी राज्य हैं वहां जाएंगे चुनाव प्रचार कैंपेन करने जा सकते हैं। जा सकते हैं जी। कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी को बनना चाहिए और राहुल जी को संभालना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि राहुल जी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना एक जबरदस्त स्टैंड ले लिया है तो उससे वो पीछे हटने वाले नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, पहले से जो कहते आ रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे, तो दिग्विजय सिंह साहब भी कह रहे हैं कि उनको भी नहीं लगता है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए अब वो शायद उससे ऊपर उठ चुके हैं। क्या राहुल गांधी? लगता तो ऐसे ही है। राहुल गांधी की एक बहुत शानदार तस्वीर इसी केरल से, इसी थोड़ा पहले कोच्चि से पहले, जो अभी 2 दिन पहले जो नाव की तस्वीर आई थी और उस तस्वीर के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, पतवार वाली बात जो, उसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, उन्होंने जो बात कही वो अपने आप में एक मायने रखती है, लेकिन पतवार संभालना केवल उसे आप राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के मायने में मत देखिए। उसमें यह भी है कि आज की परिस्थितियों से निपटने के लिए और देश में बढ़ती अराजकता, गरीबी, महंगाई के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा है। और विशेष तौर पे जिस प्रकार से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्मों के बीच में एक मतभेद पैदा खड़ा किया जा रहा है, ऐसे समय में इस देश की अनेकता में एकता को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा आवश्यक हो गई थी और इसका जो समर्थन मिल रहा है वो वाकई में हमें जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी से निकलने वाले भी कई लोगों के नाम आ गए, कई निकल भी गए, जैसे गुलाम नबी आज़ाद चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह रह गए और कल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया। एक मैसेज लगातार जनता के बीच ये भी जा रहा है कि कांग्रेस से जो बुजुर्गवार हैं वो जा रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व को वो अध्यक्ष बने ना बने लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप एक लंबा आपका रहा है कांग्रेस के साथ, आप हैं, आपसे उन तमाम जो बातें हो रही हैं जरा उस पर मैं चाहता हूं कि आप खुल के अपनी बात रखें। ये विचारधारा की लड़ाई है। कुछ लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, कुछ सत्ता की राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। तो जो कुर्सी के लिए लड़ते हैं वो कुर्सी ढूंढने उधर चले गए। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कभी भी हमने न जनसंघ से न भारतीय जनता पार्टी से और संघ से तो कोई समझौता नहीं किया हम लोगों ने। तो हमारी लड़ाई विचारधारा की, कोई कुर्सी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें विपक्ष को भी न्योता दिया गया है, क्या ये सच है? विपक्षी दल आएंगे? जो भी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं सब लोग आमंत्रित हैं, आ जाए, लड़े चले हमारे साथ। और सिविल सोसाइटी के भी काफी लोग हैं, या काफी एनजीओ सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हैं। विपक्षी दल की एकता की जो बात चल रही है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बिहार से जो विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार शुरुआत कर चुके हैं, क्या क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल के नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, केजरीवाल हैं, बहुत लोग हैं जो अभी भी इधर कांग्रेस की तरफ रुख करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता, छोटा सवाल करना चाहता हूं, विपक्षी एकता को आप कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में? इस देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष का प्रभावी गठबंधन नहीं बन सकता। इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन समझौता कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होना चाहिए, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में राजनीतिक दलों को चर्चा करना चाहिए।
क्या 2004 वाली स्थिति हम देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव से पहले नहीं बल्कि बाद में एक विपक्षी एकता का गठन, यूपीए का गठन और उसके बाद सरकार में वापसी? यूपीए 1 में जो भी कदम उठाए गए वो लोकप्रिय थे। यूपीए 2 में कम्युनिस्ट पार्टी हमारे से अलग हो गई। उससे थोड़ा सा हमें गठबंधन को नुकसान तो हुआ, लेकिन बहुमत हमें मिला। मैं चाहता हूं कि देश के हित में, गरीबों के हित में, सांप्रदायिक सद्भाव के हित में इस भारतीय संविधान और उसकी संस्थाओं को की रक्षा सुरक्षा के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर हमें मैदान में उतरना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर मैदान में उतरना चाहिए। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले देश में जो हलचल है वो हलचल साफ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं विपक्षी एकता भी बनती हुई, मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है और इस पदयात्रा इनवाइट किया गया है और जो लेकिन दिग्विजय साहब है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, सीपीएम, और शुरुआती दिनों में यहाँ से जो खबरें आई, 2 दिन वहां और 18 दिन यहाँ बातें हुई थी। अब 18 दिन का वक्त यहाँ गुजारना है आपको। हालांकि पूरे शहर को हम लोग भी नाप के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं पूरा, लेकिन कैसा यहाँ पे माहौल है आप लोगों के प्रति, इस पद यात्रा के प्रति? और कहा जा रहा है कि इसके बाद जब आप बीजेपी शासित प्रदेश में पहुंचेंगे तो वहां शायद आपकी स्थिति इतनी अच्छी न रहे। कितना दम है इसमें? मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि हमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ का जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है उनका पूरा सहयोग हमें मिला है, उनके प्रति आभारी हैं। हाँ, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी में आमने सामने हैं यहाँ पर, तो लोकल स्तर पर कुछ बयानबाजी हो जाती है। लेकिन हम लोग तो आज इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में वो सब आमंत्रित हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी से और संघ से लड़ना चाहते हैं। जो नहीं लड़ना चाहते हैं वो उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जो लड़ना चाहते हैं वो स्वागत है, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह साहब, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। तो दोस्तों, हम कोच्चि में सीधे दिग्विजय सिंह साहब से बात कर रहे थे और इस पूरी पद यात्रा में दिग्विजय सिंह साहब ने पूरा का पूरा जो एक रूपरेखा कहें तो वो इन्होंने चॉकआउट किया है और कन्वेनर की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।